नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भूमिका है। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। ये सभ्यता तो थी लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी और 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहले विकसित हुई। तो किन ने साबित कर दिया? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी कोई सभ्यता थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स और के.एन. दीक्षित, आर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टेइन, अमलानंद घोष और जे.पी. जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका नामकरण कैसे हुआ? नामकरण है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। पर बाद में रोपड़, लोथल और कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर है। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देना उचित मानते हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। पूर्वी सीमा में है उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर जो मेरठ तक था, और उत्तरी सीमा में है जम्मू कश्मीर में मांडा, और पश्चिमी सीमा में है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में है, और इसका कौन सा था? सूत का गैंडोर। और दमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है जो दक्षिणी सीमा में है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ, भारत में तो हुआ ही हुआ। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तथा पश्चिम में सूतका गैंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था और वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। उत्खनन के कितने किए गए हैं? 2800 स्थल अब तक के ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी? त्रिभुजाकार स्वरूप में। और सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया
और जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1882 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। 1882 में उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। और उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम सैनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। दयाराम सैनी ने हड़प्पा का पता लगाया था और सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज हुई। जो मोहनजोदड़ो थी इसकी खोज कब हुई? 1922 में खोज हुई। और किसने की थी मोहनजोदड़ो की? राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसे नवीन विशेषलेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। यह सभ्यता 400-500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। और नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। और इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती है। भूमध्य सागरीय, पहली है भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड और अल्पाइन तथा मंगोलोइड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे ज़्यादा इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसे थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी करना। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत करना और नगर नियोजन तथा जल निकासी का काम था इनका। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और इसमें शासक वर्ग भी निवास करता था। नेक्स्ट है, दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े हैं। दूसरे भाग में नगर और आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो बड़े हैं और आमतौर पर यहाँ सामान्यतः नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नालियों में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा इन तीनों की नगर योजना लगभग एक ही समान थी और कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं और बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की थी और जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशु दस्युओं से बचाना था। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आगे है, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी। ये मुख्य सड़क पर न खुलकर
गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर ही खुलती थी। लोथल की तो खिड़कियाँ थी जो वो सड़कों की ओर खुलती थी। और यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात के आकार की ईंटें ज़्यादा प्रचलित थी। ईंटों की जो लंबाई थी, ये लंबाई 4 और मोटाई 2 और लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के आकार की ईंटें प्रचलित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। पहला स्थल है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट जो पिगट थे, इन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। और यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापारी, तकनीकी, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। और उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। और इन्होंने मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा राजधानी भी कहा है। आगे है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया। और यह नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। और यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। जिस पर यह बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा भी प्रदान की है। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास ने की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। और वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्व सार्वजनिक स्थल है। और इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय भी बना है। इसके केंद्र में खुले प्रांगण के बीच जलकुंड और जलाशय भी बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, जो द्रवी मोम विधि से बनी है। लोस्ट वेस्ट मेथड। चुनुदड़ो, यह सेंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह भी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इनका उत्खनन किया था। और चुनुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। यहाँ पे कैसी ईंटें मिली हैं? यहाँ पे वर्गाकार ईंटें मिली हैं। और चुनुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चुनुदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे भी हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक नगर था, जहाँ मणिकारी, मोहर बनाने, बार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज भी की है।
ये किसने की है? अर्नेस्ट मैके ने। नेक्स्ट है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के पास। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में की थी। और यह एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है राखी गड्ढी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है ये, और यहाँ से अन्नानागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। ऐसी सूची में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है? गंगानगर, राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में BB लाल और BK थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। इसकी किन्होंने खुदाई की थी? BB लाल और BK थापर ने इनकी खुदाई की थी। और यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण और समाधिकरण, आंशिक और समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण, ये 3 विधियाँ यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट है बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी। 1973 में किसने की थी? RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पा पूर्व दोनों संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हों। और यहाँ जल निकासी का अभाव था, यहाँ जल निकासी नहीं थी। और यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। और बनावली से अधिक मात्रा में जो मिला है, बनावली से अधिक मात्रा में यहाँ पर जो मिला है। धोलावीरा है। यह गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित है। और इसकी खोज 1967 में किसने की थी? JP जोशी ने की थी। और यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। और नगर 3 भागों में विभाजित था। जो यहाँ पे नगर था, ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्गा भाग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये 3 भाग थे। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, जो खेल का मैदान है, वो भी प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, सैंधव सतलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। ये यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 शवासन पेटिका और शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकाला हुआ पौधा, गेहूं व जौ के दाने और अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य और सीपी का पैमाना कहाँ से मिले? ये सब हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो।
वृद्ध स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दाएं के साक्ष्य और गले हुए तांबे के ढेर और सीपी की बनी हुई पटरी और कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चुंदड़ो है अलंकृत हाथी और वर्गाकार ईंटें, कंगा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि मिले हैं। कालीबंगा से देखिए आयताकार 7 अग्नि वेदिका, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ और सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप और माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि मिले हैं कालीबंगा से। लोथल है बंदरगाह, धान, चावल आदि बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि ये सब लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से देखिए घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि मिले हैं। बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाणागर आदि मिले हैं। अब ये स्थल है नदियों के नाम, किस नदी पर है ये और उत्खननकर्ता किसने इसकी खोज की और वर्तमान स्थिति अब ये कहाँ पर है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे पर है और दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी 1926 से 27 से 1933 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स के रूप में इसकी खोज की थी। और वर्तमान स्थिति में कहाँ पे है? पाकिस्तान का मोंट गोमरी ज़िला है, वहाँ पे अभी ये वर्तमान में स्थित है। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और वर्तमान में यह सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला है जो पाकिस्तान में है। और चुनोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी और सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी ये स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला अब ये वर्तमान में यहाँ पर है। कोट देजी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। फजल अहमद खां ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान का सिंध प्रांत में अब ये स्थित है। रंगपुर भादर नदी के किनारे पर स्थित है। SR राव ने इसकी खोज की थी और गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है जहाँ पर वर्तमान में ये है। और रोपड़ है सतलज नदी के किनारे पर जगदीत शर्मा द्वारा खोज की गई और पंजाब का रोपड़ ज़िला अभी वर्तमान में है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे पर SR राव ने खोज की और गुजरात का अहमदाबाद ज़िला है जो अब ये वर्तमान में जहाँ पर है। आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे पर स्थित है और खोज यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी इसकी यज्ञदत्त शर्मा ने और उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िले में ये अब वर्तमान में है। नेक्स्ट है सूतका गेंडोर, ये दासक नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज ओरेल स्टेइन ने की थी और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पर ये स्थित है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे RS बिष्ट ने खोज हरियाणा का फतेहाबाद जिला। और जो धौलावीरा है इसकी खोज JP जोशी ने की थी RS बिष्ट द्वारा और गुजरात का कच्छ जिले में ये स्थापित है। हड़प्पाई लिपि देखिए, हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबों की गुटिका आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। सबसे पहले मिला था 1853 में इसका पहला नमूना किसका? हड़प्पाई लिपि का, और जो 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है।
इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अथवा चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पत्ती को बुस्ट्रोफेंडन कहा गया है। इस पत्ती को बुस्ट्रोफेंडन कहा गया है और सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा चित्र एक तो यू आकार के और दूसरा मछली के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है और समाज की कई परंपरागत तौर पर परिवार थी और मातृदेवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज में विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी और आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण धारण किया करते थे और यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है और चुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये सूती के भी और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे और इनके खेल क्या थे? चौपड़ और पासा। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली और ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी भी रखते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आंकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया था। श्रमिकों की स्थिति का आंकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार कर लिया था। और नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। ये वाणिज्य के व्यापार की ओर ज़्यादा आकर्षित थे और इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। हंटर के अनुसार जो मोहनजोदड़ो का शासन है वो कैसा था? जनतंत्रात्मक था। और व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। और व्हीलर के अनुसार कैसा था वो भी व्हीलर के अनुसार भी जनतंत्रात्मक शासन था। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही संचित कृषि, अधिच्छेद पशुपालन और विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। ये सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, मिस्र में भी और मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तोल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। ये सब 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती भी किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिडन नाम दिया था।
यूनानियों ने इसे सिडन नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता को। और ये लोग तरबूज, खरबूज और नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। और कृषि कार्य हेतु प्रस्तर एवं कांस्य के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कृषि कार्यों में कांस्य के औजारों का प्रयोग करते थे। और इस सभ्यता में फावड़ा व फाल नहीं मिला है। और संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी और इसलिए अनागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि की उन्नति के साथ में पशुपालन का भी विकास हुआ था। और कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर व कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। और गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। गुजरात के जो निवासी थे वे हाथी पालते थे। सैंधव निकासी धार्मिक जीवन इनका। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशुपालन तीनों रूप में करते थे। सैंधव निवासी जो ये ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। और इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तबीजों के आधार पर जादू टोना में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरे पर बलि प्रथा के दर से अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। आत्मविश्वास में भी ये लोग रुचि रखते थे। और ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी पशु, वृक्ष, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती है। और स्वास्तिक और चक्कर सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। स्वास्तिक और चक्कर है जो ये चक्कर सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। पूर्ण शवासन और आंशिक शवासन एवं कलश शवासन। इन 3 तरीकों से ये दाह संस्कार करते थे। और इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया। और जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। जो गर्भ से एक पौधा निकाला गया था और वो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। इसके पतन के क्या कारण, इसका पतन कैसे हुआ? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेष के अध्ययन से यह पता लगता है कि अब अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही है। और अंततः द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। और इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पहले नगरीय सभ्यता से और बाद में यह ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। और आगे है पतन से संबंधित विद्वानों के मत। पतन से संबंधित विद्वानों के मत। विद्वान ये पतन के कारण है। किन्होंने क्या क्या कारण बताया है? गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने ब्रह्म एवं आर्यों के आक्रमण की वजह बताई। और जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं आर.एस. राव ने बाढ़ का कारण। और ओरेल स्टेइन
अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया है और M.R. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया है, जिसे जल प्लावन भी कहते हैं, और जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शीतलता बताई है, और KUR कनेडी ने प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी बताई है। सैन्य सभ्यता की देन। सैन्य सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली और नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, देववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व और स्वास्तिक चक्कर आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का उपयोग, आभूषणों का प्रयोग और बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ और मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैल, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। और सैन्य सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। सैन्य सभ्यता की जो प्रमुख देन है वो नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है, जो आज तक भी चलता आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।